Hello students, welcome to Oceanic Maths Infinity, your own YouTube channel dedicated to maths learning. Today we are going to discuss some must-do laws and theorems for NDA and JEE aspirants. Then coming to the topic, let's start now. Important laws and theorems. तो इसमें सबसे पहले हमने लिया है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ हम एनसीईआरटी की समरी में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है बच्चों? क्या होता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो आप इनका सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं सेट ए और बी का, लेकिन यूनियन की जगह पे फिर इंटरसेक्शन बन जाएगा। ये इसको याद रखने का तरीका है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा रे बच्चों। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है कि यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा जब हम दोनों का सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट लेंगे। और इसका जो प्रूफ है वो वेन डायग्राम से हमने एनसीईआरटी सेक्शन में बता रखा है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर ऐसे लिखा हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूनियन को इंटरसेक्शन पे फर्स्ट केस में और इंटरसेक्शन को यूनियन पे सेकंड केस में। यानी कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, सिमिलरली यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये प्रॉपर्टी वैसी ही है जैसे अगर हमें ये सोल्व करना हो कि 3 × 5 + 7, तो इसको कैसे हम सोल्व करते हैं? ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 3 × 7 करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ 3 × 5 + 3 × 7 कर सकते हैं। ये जो प्लस है ये तो एक बार आया है, लेकिन 3 को मल्टीप्लाई हमने किया 5 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ। इसका मतलब हमने 3 को मल्टीप्लाई 5 और 7 के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव मैनर में किया, डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से किया। तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट है ना वो ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। सिमिलरली यूनियन जो है ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है। सिमिलरली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ए, ये जो यूनियन है इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। और यहां हम ब्रेसिस का यूज कर सकते हैं। इंटरसेक्शन एक बार आएगा, ये ध्यान रहे, यानी ए का यूनियन करना है बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ, तो ये इंटरसेक्शन सी एक बार लिखा जाएगा और यूनियन 2 बार आएगा। एक बार हम ए और बी का यूनियन करेंगे और एक बार ए और सी का यूनियन करेंगे, ए यूनियन सी। तो इस ढंग से आप देख सकते हैं यूनियन क्या हो गया, इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सिमिलरली इफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में यूनियन आएगा। अगर यहां यूनियन है तो यहां यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन है तो यहां इंटरसेक्शन आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमें सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस दिए गए हों और हमें उनको प्रूव करना हो, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को या लॉ को हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है कम्यूटेटिव लॉज। तो कम्यूटेटिव लॉज का मतलब क्या होता है? ये वैसी ही प्रॉपर्टी है जैसे हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब जैसे ए यूनियन बी है तो वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। चाहे यूनियन ऑपरेशन हो चाहे इंटरसेक्शन ऑपरेशन हो, हम उनका यूनियन या इंटरसेक्शन लें तो वो कम्यूटेटिव होता है। इसको आपको याद रखना है। इसी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉज बोलते हैं। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ में मोर देन 2 सेट्स होते हैं जिन पे ऑपरेशन किया गया है या तो यूनियन का या फिर इंटरसेक्शन का। फॉर एग्जांपल
ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहां हम बी यूनियन सी को ब्रेसिस में इंक्लोज कर दें तो दिस कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हमने इंक्लोज कर दिया, अब ए और बी की हमने ग्रुपिंग कर दी। यहां लेफ्ट साइड में तो बी और सी की ग्रुपिंग थी, लेकिन राइट में हमने ए और बी की ग्रुपिंग कर दी, और इसकी वैल्यू आने के बाद अगर हम सी के साथ यूनियन लेंगे तो वो इक्वल आएगा बी और सी का यूनियन लेके ए के साथ यूनियन लें तो बोथ आर इक्वल। यही मतलब है एसोसिएटिव लॉ का। सिमिलरली यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन हो तो भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पे एप्लीकेबल है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहां पे ध्यान रहे बी और सी की ग्रुपिंग है, दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां बी और सी की है लेफ्ट में, और राइट में हमने ए और बी की ग्रुपिंग की है, यानी ए एंड बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया दूसरे केस में, और यहां बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया। तो इस ढंग से हम यूनियन और इंटरसेक्शन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है या फॉर्मूला है, यानी कि हम ए माइनस बी यूनियन सी को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। यहां डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना, पहले ए और बी का डिफरेंस कर रहे हैं फिर ए और सी का करेंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन की जगह फिर हमें यहां यूनियन लेना होगा, और अगर यहां यूनियन है तो इंटरसेक्शन लेना होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और हम इस प्रॉपर्टी को इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। अगर इसका हम प्रूफ देखें तो क्या होगा, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज, अब प्यारे बच्चों ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर आपको ये ध्यान है तो सिमिलरली हम यहां ए माइनस बी यूनियन सी को क्या लिख सकते हैं, तो ए की जगह पे तो ए रहेगा इंटरसेक्शन, और बी की जगह पे बी यूनियन सी रहेगा, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे हम राइट डाउन कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन, अभी अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ से इसको स्टडी किया है कि बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर हम सेपरेटली इनका कॉम्प्लीमेंट लें तो यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, डी मॉर्गन लॉ है। तो डी मॉर्गन्स लॉ से हम ऐसा कह सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। वैसे तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दें तो इंटरसेक्शन यहां 2 बार आया है, तो यहां डिस्ट्रीब्यूटिव की बजाय वैसे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, लेकिन आपने अगर इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह यहां राइट डाउन किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ही बात है। तो दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो फिर हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख पाएंगे, ए माइनस बी। अब इंटरसेक्शन एज इट इज, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज ए माइनस सी, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम इस 5th प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम 6th प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो 6th प्रॉपर्टी को भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और ये हमें इक्वल प्रूव करना है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन, जो सेकेंड सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन, अब इसको डी मॉर्गन्स लॉ से एक्सपेंड करें, सेपरेटली हम कॉम्प्लीमेंट लें दोनों सेट्स का बी एंड सी का, तो उसको हम लिख पाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, तो बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी कैन राइट डाउन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन की जगह यूनियन आएगा ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट।
दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, और यही क्या है, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इस ढंग से डियर स्टूडेंट्स हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं, और आप इनको वेन डायग्राम से भी विजुअलाइज कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू सेवंथ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज गिवन हैं, तो इनको आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो क्या है कि आप शो कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन फाई, ये फाई के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ए के साथ हम फाई के कॉमन एलिमेंट्स देखें तो वो क्या होंगे, अब फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो फाई और सेट ए में क्या कॉमन होगा, तो कॉमन भी कुछ नहीं होगा। जब किसी एक सेट में कुछ है ही नहीं तो कॉमन में भी कुछ नहीं होगा, तो फिर फाई आंसर आएगा। सिमिलरली इसी में हम सेकेंड प्रॉपर्टी को देखें जो कि है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। अब इसको समझने के लिए आप वेन डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से हम शो कर सकते हैं और सेट ए को ग्रीन सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, यूनिवर्सल सेट और सेट ए का कॉमन रीजन। तो कॉमन पार्ट या कॉमन रीजन क्या होगा, ये जो ग्रीन सर्कल आपको दिखाई दे रहा है इसका मैंने रीजन रेड कलर से शेडेड किया है, तो दोनों का कॉमन सेट ए आ जाएगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। सिमिलरली अगर हमें थर्ड पार्ट शो करना है कि ए यूनियन फाई क्या होता है, यानी सेट ए में आपको फाई के एलिमेंट्स मिलाने हैं, ज्वाइन करने हैं, तो फाई में जब कुछ है ही नहीं तो हम इसमें मिलाएंगे तो सेट ए ही बचेगा। ओके, तो ए में अगर फाई को यूनियन करें तो दिस इज इक्वल टू सेट ए। सिमिलरली फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, सेवंथ में ही, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यहां पे यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। अगर किसी सेट में यूनिवर्सल सेट को ज्वाइन कर दें तो ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है। ठीक है, अब ए में हमने यूनिवर्सल सेट को ज्वाइन कर दिया, ए तो था ही, उसमें यूनिवर्सल सेट को ज्वाइन कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये पूरा यूनिवर्सल सेट हमें मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू यू, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। तो इस ढंग से हम सेवंथ में इन चारों प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। तो जब भी ऐसा लिखा हो तो फ्रीक्वेंटली आप ये रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एट्थ प्रॉपर्टी। एट्थ प्रॉपर्टी में आपको शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ बी। इसमें यह शो किया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी सेट बी का भी सबसेट होता है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां थोड़ा सा समझना जरूरी है, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है वो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में इज ए सबसेट ऑफ, इसके लिए क्या सिंबल यूज किया गया है, इस ढंग से सिंबल यूज किया गया है, इज ए सबसेट ऑफ। ये तो है एनसीईआरटी में, लेकिन जेई और कोचिंग में बहुत सारी बुक्स हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और टीचर्स हैं, वो क्या यूज करते हैं, इज ए सबसेट ऑफ के लिए वो सिंबल ऐसे और नीचे इक्वल टू भी आता है। तो यहाँ पे इज ए सबसेट ऑफ के लिए ये सिंबल यूज किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हम भी जब आपको जेई पढ़ाएंगे तब हम इसी सिंबल को यूज करेंगे। ठीक है, और जब एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे तब हम सबसेट के लिए यही सिंबल यूज करेंगे। और जेई में आपको मैं और बता दूं, ये ऊपर वाला सिंबल प्रॉपर सबसेट के लिए यूज किया जाता है, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ। ठीक है, प्रॉपर सबसेट के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में प्रॉपर सबसेट के लिए कोई अलग से सिंबल नहीं है। अगर एनसीईआरटी की बुक में आपने पढ़ा है कि ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो यहाँ ये जो सिंबल है ये तो सबसेट के लिए है एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन प्रॉपर सबसेट को दिखाने के लिए साथ में एक कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है और ए बी का सबसेट है, तभी हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे।
क्योंकि फिर बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एक्स्ट्रा होगा जो ए में नहीं है, इसलिए ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहाँ एनसीईआरटी की बुक में ऐसा मेंशन किया गया है कि ए और बी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तभी वो ए बी का प्रॉपर सबसेट बन पाएगा अगर ए बी का सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ इस कंडीशन का यूज किया गया है। तो इसी तरह से अगर हम जेई की बुक्स की बात करें और कोचिंग की बात करें तो उनमें सबसेट के लिए ये सिंबल होता है और प्रॉपर सबसेट के लिए जो एनसीईआरटी की बुक में सबसेट के लिए होता है वो जेई बुक्स में और कोचिंग्स में प्रॉपर सबसेट के लिए यूज किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इस प्रॉपर्टी पे जिसको हमें शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता है। या फिर बच्चों अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप इजीली ये भी समझ सकते हैं कि जो हम सबसेट के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ये मान सकते हो कि ये सबसेट है ए का। एनसीईआरटी बुक की तरह अगर आप समझना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है और नीचे इक्वल टू है, मतलब इक्वल भी हो सकता है, ये मान लें आप। ठीक है, तो इससे आपको जल्दी समझ आएगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी सेट बी का भी सबसेट होता है। इसको हम वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं इजीली। वो कैसे? जैसे सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ठीक है, और ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है, ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं, इसका मतलब इनमें कॉमन पोर्शन है, कॉमन रीजन है, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी सेट ए का ही एक रीजन है, एक पार्ट है। ठीक है ना, ये देखिए आप, ये सेट ए का एक पार्ट है, रीजन है, इसलिए हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी सेट बी का भी पार्ट है, बी में भी इंक्लूडेड है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ बी, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर यही यहाँ पे समझाया गया है कि आप ए इंटरसेक्शन बी को सेट ए का सबसेट बोल सकते हैं और सेट बी का भी सबसेट कह सकते हैं। अब आते हैं 9th पे, जो कि है ए बी का सबसेट है। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है। ए अगर बी का सबसेट है, दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी बी के इक्वल है, ये आपको शो करना है। तो इसको भी आप वेन डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। वेन डायग्राम में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम इस रेक्टेंगल से शो कर रहे हैं और डियर स्टूडेंट्स आपको देखना है कि ए अगर बी का सबसेट है, हम मान लेते हैं कि ये सेट ए है। ठीक है, और ये बी का सबसेट है, यानी सेट ए सेट बी में लाई करता है, तो सेट ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया, ए बी का सबसेट हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी आपको देखना है, सेट ए और सेट बी में कॉमन क्या है, दोनों का कॉमन रीजन क्या है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ए और बी में जो कॉमन रीजन है वो सेट ए है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ए बी का सबसेट है तो दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनियन ए नहीं आएगा, इंटरसेक्शन तो ए आएगा जो सबसेट है वो, लेकिन यूनियन में बड़े वाला सेट इंक्लूड हो जाएगा। अगर ए बी का सबसेट है, दोनों का यूनियन करें तो सेट बी आएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज बी, यूनियन का मतलब होता है सेट ए और सेट बी इनके सभी एलिमेंट्स को ज्वाइन कर लें तो फिर हमें सेट बी मिलेगा। ठीक है, तो इस ढंग से हम इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। अब आते हैं 10th पे, जो कि है ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी के इक्वल है। तो ये हमने अभी अभी 10th प्रॉपर्टी को तो अभी पढ़ा है, तो इसी ढंग से ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है ए हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होता है, बी हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होता है। इनको आप वेन डायग्राम से अच्छी तरह से इलुस्ट्रेट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो फिर वेन डायग्राम में हम लें यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगल, और इसमें हमें शो करना है कि ए जो सेट है वो ए यूनियन बी का सबसेट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, हमने 2 सेट्स ले लिए ए एंड बी, अगर दोनों का यूनियन करना है तो हमें इनके सभी एलिमेंट्स को मिलाना होगा, दोनों का रीजन हमें इंक्लूड करना होगा, सेट ए और सेट बी का। अब जो आपको रेड कलर से शेडिड पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, इसमें ए यूनियन बी आ गया है। अब हमें देखना है कि ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है, बिल्कुल है। अब जिस सेट ए की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए आप, जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये जो सेट ए है ये क्या है,
ये इस पूरे ए यूनियन बी का एक पार्ट है, एक रीजन है, क्योंकि ए यूनियन बी में सेट ए और सेट बी दोनों इंक्लूडेड हैं। तो सेट ए जो होगा वो ए यूनियन बी का एक पार्ट है, एक सबसेट है। ठीक है, तो ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इस प्रॉपर्टी को तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सिमिलरली जैसे ए सेट ए यूनियन बी का सबसेट है, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि बी जो सेट है ये भी ए यूनियन बी का एक पार्ट है, यानी सबसेट है। तो इस ढंग से हम इस प्रॉपर्टी को भी समझ सकते हैं। अब आते हैं 12th प्रॉपर्टी पे। तो 12th में क्या लिखा गया है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट इटसेल्फ। तो कॉम्प्लीमेंट अगर 2 बार अप्लाई करते हैं तो वही सेट आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सेट ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स जिसमें सेट ए को हम छोड़ देंगे। सेट ए को छोड़ देंगे तो फिर कुछ रीजन आएगा यूनिवर्सल सेट का जिसमें सेट ए नहीं है, और फिर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, उसका फिर कॉम्प्लीमेंट करना है। तो जो हमने अभी छोड़ा था जो रीजन, उसको फिर इंक्लूड कर लेंगे, उसको फिर इंक्लूड करोगे तो वही सेट ए मिल जाएगा। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट इटसेल्फ। इसके बाद हम 13th जो प्रॉपर्टी है इसको अगर ऑब्जर्व करें, स्टडी करें, तो क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। दिस इंप्लाइज दैट बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर बी कॉम्प्लीमेंट अगर ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तब क्या होगा, सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो नेक्स्ट वाली उसको इंप्लाई करेगी। अगर ए बी का सबसेट है तो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा, और यदि बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तो ए बी का सबसेट होगा। तो ये आप समझ सकते हैं। तो इसको हम वेन डायग्राम से इलुस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम से इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। जैसे हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया है U यूनिवर्सल सेट है। अब ए बी का सबसेट है, तो सेट ए ले लेते हैं, ये सेट ए हो गया, और सेट बी आउटर सर्कल है और अंदर वाला सेट ए है। अब सेट ए सेट बी का सबसेट है। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा सेट बी को छोड़कर यूनिवर्सल सेट का जो ग्रीन पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूं ये बी कॉम्प्लीमेंट में आता है। ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट में आता है। सेट बी को छोड़ दें, सेट बी से बाहर का रीजन यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन बी से बाहर होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें देखना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा सेट ए को छोड़कर, जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं। ठीक है, ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट का बाहर वाला यानी आउटसाइड सर्कल ए, आउटसाइड द सेट ए जो रीजन लाई करता है उसको हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में बी कॉम्प्लीमेंट भी इंक्लूडेड है, जो ग्रीन पोर्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी इंक्लूडेड है। ए कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा सा रीजन और ज़्यादा है बी कॉम्प्लीमेंट से, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। अब अगर ये रिवर्स ऑर्डर में दिया गया हो, यानी कॉन्वर्सली अगर हम ऐसा कहें कि बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, तो फिर हम ये इजीली शो कर पाएंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, आपको इसे मेमोराइज करने के लिए, इस रिजल्ट को ध्यान रखने के लिए आपको क्या समझना होगा, आपको ये समझना होगा ए अगर बी का सबसेट है तो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होता है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में, ये ध्यान रखना है। ए बी का कॉम्प्लीमेंट है तो अगर ए बी का सबसेट है तो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। ऐसे नहीं कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा, ऑर्डर को बदल देना है जब आप कॉम्प्लीमेंट की बात करें। सिमिलरली अगर बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, तब ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस ढंग से आप इस प्रॉपर्टी को मेमोराइज कर सकते हैं। तो इस ढंग से ये थी हमारी
प्रॉपर्टी नंबर 13। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 14। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी बार। तो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इसको हम जानते हैं, बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है ए माइनस बी को डिफाइन करने के लिए, जो कि हमने एनसीईआरटी बुक में भी इसको अच्छे से समझाया है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने सोल्व किए हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। या फिर मैंने आपको बताया था कि इफ x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, इसका क्या मतलब होता है? x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी, यानी x a से बिलोंग करना चाहिए लेकिन b से बिलोंग ना करे, यानी कि b सेट को a में से हटाना होगा, रिमूव करना होगा। सेट b को सेट a में से जब हम हटाते हैं तो उनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं a और b के, वो हट जाते हैं। ठीक है, तो a के एलिमेंट बच जाते हैं, उसी को हम a माइनस बी सेट बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी को लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और x डज नॉट बिलोंग टू b का मतलब होता है b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसलिए हम a माइनस बी को बोल पाते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसको वेन डायग्राम से भी आप शो कर सकते हैं। और अगर इसको प्रूव करना हो तो अभी तक तो सिर्फ हम 1 और 2 से ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर x a माइनस बी से बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट x a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो a माइनस बी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का एक सबसेट है। फिर आपको ये भी शो करना होगा कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट a माइनस बी का सबसेट है, तो फिर वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ए बी का सबसेट है, बी ए का है, देन ए इक्वल टू बी। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको समझना जरूरी है, समझ काफी है। तो समझ में ए माइनस बी की हमने प्रॉपर्टी ही यूज की है, ये बहुत ही ईजी है इसको समझना। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए को हम ये लिख पाएंगे कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सीधी सी बात है। ठीक है, ए माइनस बी को जब हम राइट डाउन करते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी माइनस ए कैन बी रिटन एज बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, नो डाउट। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 16। इसमें क्या है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये टू स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इफ a माइनस बी ए के इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 है, एंड इफ a इंटरसेक्शन b 5 है, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b a के इक्वल है। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो नीचे वाली दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, इनको हमें समझना है। तो वेन डायग्राम की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं। तो कैसे इसको हम शो करेंगे, एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी है। ठीक है, तो फिर हमें देखना है कि इफ ए माइनस बी ए के इक्वल है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? सेट ए में से सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हटाना। ठीक है, अब सेट ए में से हमने ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हटाया और हमें सेट ए मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो हटाया वो कुछ भी नहीं हटाया, इसलिए तो सेट ए बचा, और कुछ भी नहीं हटाया इसका मतलब हमने एम्प्टी सेट दोनों का इंटरसेक्शन लिया। तो a माइनस बी ए के इक्वल है, इसका मतलब यह हुआ कि a इंटरसेक्शन b 5 होगा, यानी कि a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी हम इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये a माइनस बी ए के इक्वल है, तो a के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो a और b हैं दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये सेट a, ये सेट b। अगर a में से सेट b को हटा दें तो सेट a ही बचेगा। ठीक है, तो a माइनस बी के हटाने का a पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर a और b दोनों डिसजॉइंट सेट्स हों। अगर ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं, इनमें कुछ पार्ट कॉमन है, यानी कि a इंटरसेक्शन b 5 नहीं है, तो a माइनस बी a के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो a माइनस बी a के इक्वल तभी होगा जब a इंटरसेक्शन b 5 होगा, ये आप समझ सकते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट में a इंटरसेक्शन b 5 है, मतलब दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो फिर a में से b को घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा b के सब्ट्रैक्ट होने का, डिफरेंस होने का, तो a माइनस बी का डिफरेंस a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इजीली समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तभी हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो इजीली ये प्रॉपर्टी समझी जा सकती है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 17, जिसमें क्या है, a माइनस बी यूनियन b
ए माइनस बी कोई सेट है, उसका हम बी के साथ यूनियन लें तो वो ए यूनियन बी आएगा। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? अगर हम लेफ्ट साइड को लें, इसी को मैं सोल्व करूं तो हम ये इजीली शो कर सकते हैं कि ये ए यूनियन बी के इक्वल है। तो ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको यूनियन लेना है सेट बी के साथ। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होगा कि ए यूनियन बी, ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब बी कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ यूनियन लें, तो बी का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगर किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन देखते हैं तो ये सारे सेट्स यूनिवर्सल सेट के क्या हैं? सबसेट्स हैं। तो ए यूनियन बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है और फिर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो जो छोटे वाला सेट है, जो सबसेट है, वो आता है आंसर में। तो ए यूनियन बी इसका रिजल्ट निकलेगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए यूनियन बी, यही हमें प्रूव करना है। तो इसको हम इजीली समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है 18th प्रॉपर्टी। ठीक है, 18th में हमें क्या शो करना है? ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी ये फाई के इक्वल है। तो इसको भी हम ऐसे ही शो कर सकते हैं जैसे हमने अभी किया था। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड आप ले सकते हैं, टेकिंग LHS ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और आगे इंटरसेक्शन बी है। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव भी कर सकते हैं। वैसे तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होगी क्योंकि सेम ऑपरेशन है, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह इसको अगर करेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई आता है, क्योंकि बी और बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो दिस इज इक्वल टू, अब किसी सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो आंसर आता है। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी और फाई, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि फाई के अंदर कुछ है ही नहीं, तो कॉमन क्या होगा? कॉमन भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको फाई के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली 19th पार्ट को भी समझा जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको प्रूव करने के लिए हम वेन डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसको हम प्रॉपर्टीज से भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लें, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो दिस कैन बी रिटन एज, ए माइनस बी को हम राइट डाउन कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में यूनियन है, बी माइनस ए कैन बी रिटन एज बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हम इस सेट को एक सिंगल सेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे होती है ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम इसको कैसे राइट डाउन करते हैं? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सिमिलरली यहाँ पे सेट ए को हम कंसीडर कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेट बी को हम बी ही कंसीडर कर रहे हैं और सी की जगह पे ए कॉम्प्लीमेंट रख रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो क्या आएगा रिजल्ट? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है, यूनियन बी, और इनको इकट्ठा लिखें, फिर बीच में इंटरसेक्शन आएगा और फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसा हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसको एक्सपेंड करें तो क्या होगा? यहाँ फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसमें 3 सेट्स हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट और बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगेन यूज करें तो क्या होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। उसके बाद बीच में इंटरसेक्शन है और फिर हम यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो क्या आएगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और इंटरसेक्शन बीच में आएगा और बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन
ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस ढंग से हम इसको राइट डाउन कर पाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, अब बी कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ यूनियन लें तो ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो फिर ये यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर इसका हमें इंटरसेक्शन देखना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी यूनिवर्सल सेट होता है क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट को ज्वाइन कर दें तो यूनिवर्सल सेट का पूरा रीजन इंक्लूड हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ हम चाहें तो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में कर लेंगे अगली स्टेप में। पहले एज इट इज इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हमें ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेना है। जैसे अगर हमें सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेना हो तो सेट ए आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज करें तो ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन है तो ए यूनियन बी आ जाएगा। इंटरसेक्शन, अब यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के साथ हमें इंटरसेक्शन लेना है तो वही सेट आएगा। तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हम इनको ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज करें तो दोनों का सेपरेटली यूनियन लिया गया है कॉम्प्लीमेंट का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, ये किस फॉर्म में लिखा गया है, ये ऐसे है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे अगर कोई सेट लिखा जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, कुछ याद आया? उसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए माइनस बी। तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो सेट है इक्वल हो जाएगा ए यानी कि फर्स्ट सेट जो कि है ए यूनियन बी, माइनस यानी कि डिफरेंस लेना है सेकंड सेट जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से ये हमारी राइट हैंड साइड है। ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो प्यारे बच्चों, ये अभी हमने 19 जो प्रॉपर्टीज़ हैं या लॉज हैं या थ्योरम्स हैं ये हमने स्टडी की फॉर जेई एंड एनडीए एस्पिरेंट्स या फिर वे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये 19 प्रॉपर्टीज़ मस्ट डू हैं। तो ये आपको मेमोराइज भी होनी चाहिए, इनका प्रूफ भी आना चाहिए और इनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप इनकी प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकें। So I hope you must have understood all these theorems and properties very well. So dear students, thanks for watching.